खूब बात बनाती है ना जी। आए लाइव कर दिया जी। चलिए, वो लड़का का नाम है दरोगा 2017 की दर्द भरी कहानी। दो 2017 की दर्द भरी कहानी। महाराज अपना नाम लिखिए। चलिए, तो ऑनलाइन वाले लोग बताइए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? बारिश तो पटना में हो रहा है ना, जरूरी भी है। अब हटा दीजिए, कमेंट हटा दीजिए, शांत हो जाइए। अब मछली जो बेच रहे हैं, मछली बेचना बंद कीजिए। शांत होइए, शांत होने बोल रहे हैं। तो कल जो है पढ़ा रहे थे भारतीय संविधान के विभिन्न पहलू। उसमें भारत का संविधान जो 22 भागों में बटा हुआ था, उसके विषय में हम आपको बताए हैं। और फिर आपको भारतीय संविधान में जो टोटल 12 अनुसूची है, उसके विषय में हम आपको बताए थे। उसके आगे इस चैप्टर में जो भी है उन चीजों को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले 2, 4, 5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। बताइए, संविधान संशोधन को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 20। केंद्र राज्य संबंध को लेकर प्रावधान किस भाग में? भाग 11। सहकारी समिति को लेकर प्रावधान 9 का ख। 9 का ख। और जो सहकारी समिति है, इसको लेकर प्रावधान अनुच्छेद 43 के ख में भी है। अनुच्छेद 43 के ख में भी है। जो 64 पोस्ट वाला बिहार एक्साइज मेंस का परीक्षा हुआ है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि सहकारी समिति को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उस प्रश्न का उत्तर होता अनुच्छेद 43 का ख। 43 का ख। तो इसके बाद आगे बताइएगा, जो मौलिक कर्तव्य है उसकी चर्चा कौन भाग में है? भाग 4 का क। आगे बताइएगा, भूमि सुधार को लेकर प्रावधान किस अनुसूची में? 9वीं में ना। पंचायती राज व्यवस्था को कितना विषय काम करने के लिए दिए गए?
29। कितना विषय? 29। नगर पालिका को काम करने के लिए कितना विषय? 18 ना। वर्तमान में राजभाषा की कुल संख्या कितनी है? 22 ना। 22 है। आगे बताइएगा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? चौथी अनुसूची ना। चौथी अनुसूची ना। चलिए ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको इस चैप्टर में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक पूरा का पूरा जो है आपको दे दिया गया है। तो अब आपको क्या हम यहीं पर पूरा का पूरा अनुच्छेद पढ़ाएंगे? तो इसको लेकर हम आपको बतलाना चाहते हैं कि यहीं पर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। जब यहीं पर पढ़ा देंगे तो पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, समझे? तो दे दिए हैं, लेकिन हां कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम टिक मरवा सकते हैं, टिक मरवा देंगे। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो जैसे आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 6 में भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम आपको बताएंगे। फिर 7वां चैप्टर नागरिकता पढ़ेंगे तो वहां पर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक बताएंगे। फिर 8वां चैप्टर मौलिक अधिकार आप पढ़ेंगे तो वहां अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक बताएंगे। फिर अगला चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहां अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 को बताएंगे। फिर अगला चैप्टर मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो 51 का क बताएंगे। और फिर अगला चैप्टर जब आप संघ का शासन पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 बताएंगे। और फिर जब राज्य का शासन पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 बताएंगे। और फिर केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 239 से 242। और जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो 243 ऑनवर्ड हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आगे पॉलिटी के अंतर्गत हमें जो अलग अलग चैप्टरों को पढ़ने हैं उसमें भी अनुच्छेदों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहां पर अनुच्छेद को हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अनुच्छेद के बाद इसी चैप्टर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मिलेगा वरीयता अनुक्रम, एक मिलेगा आपको वरीयता अनुक्रम। तो ये वरीयता अनुक्रम क्या होता है, इसको क्यों जारी किया गया है और किसका क्या रैंकिंग है, इस बात को हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, बस 2 से 4 मिनट हमको लगेगा बताने में। फिर अगले चैप्टर की ओर हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे और हमारा जो अगला चैप्टर होगा, हमारा अगला चैप्टर होगा भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, ये हमारा अगला चैप्टर होगा, समझ गए? तो इसको जान लीजिए। देखिए, नेता जिसको राजनेता कहा जाता है, लीडर अंग्रेजी में कहा जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे मंच पर बैठने के लिए आपस में ही नेता झगड़ा कर लेता है, एक दूसरे का कुर्सी छीनने का काम करता है। तो
भारत की राजनीतिक व्यवस्था में मर्यादित परंपरा बनी रहे और इस प्रकार की शर्मसार करने वाली घटना घटित ना हो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर आसीन लोग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर आसीन लोग कुर्सी के लिए स्टेज पर मारामारी करे। मतलब भारतीय राजनीतिक परंपरा में अनुशासन बनाए रखने के लिए वरीयता अनुक्रम जारी किया गया है और किसी भी सरकारी अवसर पर उस वरीयता अनुक्रम के अनुसार ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति को बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है और सबको पहले से यह बात पता रहे कि हम इस पद पर हैं तो हम अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे, हम उसके नीचे वाले पद पर हैं तो हम दूसरी पंक्ति में बैठेंगे, उसके और नीचे वाले पद में हैं तो तीसरी पंक्ति में बैठेंगे। मतलब इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो कि ये नेता उसका कुर्सी खींच लिया, वो नेता उसका कुर्सी खींच लिया। इससे राजनीतिक मर्यादाएं भंग होती है और भारत जैसी विशाल लोकतांत्रिक देश की ओर विश्व के हर देशों का ध्यान रहता है, तो इस प्रकार का चीज ना हो, इसी को लेकर वरीयता अनुक्रम जारी किया गया है। और वरीयता अनुक्रम 26 जुलाई 1979 ईस्वी 1979 26 जुलाई 1979 ईस्वी को वरीयता अनुक्रम जो है आपको जारी किया गया है और इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को रैंकिंग प्रदान किया गया है और इसमें हम तो लंबा चौड़ा लिस्ट दे दिए हैं, लेकिन मूल तौर पर जो आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम आपको ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि आप मुख्य तौर पर पहला रैंकिंग से लेकर के 10वां रैंकिंग तक, पहला रैंकिंग से लेकर के 10वां रैंकिंग तक को अगर आप याद रख लेते हैं तो उतना मात्र से भी परीक्षा में आपका काम जो है चल जाता है। अब आप देखेंगे भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को जो रैंकिंग दिया गया है उसमें पहला रैंक भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। पहला रैंक की अगर हम लोग बात करें तो जो पहला रैंक है, पहला रैंक दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को, पहला रैंक भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। देखिए पहला रैंक भारत के राष्ट्रपति को जो दिया गया है इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो पहला और सबसे प्रमुख कारण यह है कि अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित देखने को मिलेगा, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित देखने को मिलेगा। यह मुख्य कारण है कि राष्ट्रपति को वरीयता क्रम में पहला रैंक प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा रैंक अगर देखा जाए तो दूसरा रैंक जो है आपको उपराष्ट्रपति को दिया गया है। दूसरा रैंक अगर देखा जाए तो दूसरा रैंक जो है आपको उपराष्ट्रपति को दिया गया है और फिर तीसरा रैंक देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। तीसरा रैंक देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। आप अगर टेलीविजन सब देखते होंगे, यूट्यूब सब देखते होंगे, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग मौजूद होते हैं तो उस स्थिति में आप
सबसे अग्रिम पंक्ति में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देखेंगे, फिर उसके पीछे जगदीप धनखड़ को देखेंगे, फिर उसके पीछे श्री नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। आप पिछले दिनों यह देखे होंगे कि जब भारत की संसद में सेंगोल को स्थापित किया जा रहा था तो ना जो है राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया और ना ही उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। और दूसरी घटना, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो ना ही राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था और ना ही आमंत्रित तो हुए थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आमंत्रित तो हुए थे, लेकिन वे लोग गए नहीं। ऐसा नहीं था कि जाने का मन उन लोगों का आंतरिक तौर पर नहीं रहा होगा। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कौन ऐसा अभागा होगा कि जिसको जाने का मन नहीं होगा? अगर वो हिंदू है, सनातन धर्म को मानता है, तो कोई ऐसा सनातनी अपने आप को अभागा ही समझेगा कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गया। तो कुल मिलाकर के कैमरा प्रेम के वजह से जो है इन लोगों को रोका गया, आमंत्रण देने के बावजूद भी जो है इन लोगों को रोका गया कि ऐसा ना सारा फोकस जो है मोदी जी से हट करके इन्हीं लोगों के ऊपर आ जाए। समझ गए? तो वहां पर फिर राष्ट्रपति को ही जो भी काम करना होता, राष्ट्रपति वहां पर है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर पिताजी है और आप भी है तो निर्णय तो पिताजी लेंगे, आप थोड़े निर्णय लेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो ऊंचे हैं, जो बड़े पद पर हैं, जो बड़े संवैधानिक पद पर हैं, सब चीज उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। समझ गए? तो वहीं कुछ सरकारी कार्यक्रम में देखते होंगे जब सब लोग मौजूद होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कोई शहीद हुआ, उसको श्रद्धांजलि देना है दिल्ली में, तो आप देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति जाकर के फूल अर्पित करते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर जाकर के प्रधानमंत्री फूल अर्पित करते हैं। तो यही है शिष्टाचार, यही है अनुशासन। इसी को तो बनाए रखने के लिए जो है यह वरीयता क्रम जारी किया गया है। तो आपको पहला रैंक राष्ट्रपति, दूसरा रैंक उपराष्ट्रपति, तीसरा रैंक प्रधानमंत्री, और फिर चौथा रैंक की अगर हम लोग बात करें तो चौथा रैंक जो है राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है। जो चौथा रैंक है वह आपको राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है। तो दूसरा रैंक पर यहां पर हम आपको लिख देते हैं, दूसरा रैंक है उपराष्ट्रपति। फिर तीसरा रैंक है आपको प्रधानमंत्री। फिर चौथा रैंक है आपको राज्यों के राज्यपाल। फिर इसके बाद पांचवा रैंक की अगर आप बात करेंगे तो जो पांचवा रैंक दिया गया है भूतपूर्व राष्ट्रपति को जो है पांचवा रैंक दिया गया है। फिर 5 का कमा रैंक उप प्रधानमंत्री को दिया गया है, उप प्रधानमंत्री। और फिर जो छठा रैंक लोकसभा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। छठा रैंक जो है लोकसभा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों को छठा रैंक दिया गया है। और फिर 7वां रैंक की अगर आप बात करेंगे तो 7वां रैंक पर कई सारे लोगों को रखा गया है। जैसे 7वां रैंक पर राज्यों के मुख्यमंत्री के बाद जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए, इन सभी को 7वां रैंक प्रदान किया गया है। और भारत के भीतर दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह आपको भारत रत्न पुरस्कार है। और भारत रत्न पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। और जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति है उसे वरीयता क्रम में 7 का कमा स्थान प्रदान किया गया है, 7 का कमा स्थान प्रदान किया गया है। और जो भारत रत्न पुरस्कार है
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार के द्वारा की गई थी और यह पुरस्कार आज तक दिया जाता रहा है। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए जब देश में पहली बार 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और विशेष तौर पर 1977 से लेकर के 1977 से लेकर 1980 ईस्वी तक जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार रही थी तो इस अवधि के दौरान भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था और इस अवधि के दौरान देश में जनता पार्टी की सरकार रही थी। देश में जनता पार्टी की सरकार रही थी और जनता पार्टी के सरकार के अंतर्गत इस अवधि के दौरान दो प्रधानमंत्री बने थे, एक मोरारजी देसाई 1977 से 1979 और दूसरे चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980। फिर 1980 में लोकसभा के चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस की सरकार 1980 में बन गई और जब दोबारा 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से भारत रत्न पुरस्कार को 1980 ईस्वी में शुरू कर दिया गया और तब से लेकर आज तक भारत रत्न पुरस्कार दिए ही जाते रहे हैं। एक तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को वरीयता क्रम में स्थान मिला है और दूसरी बात यह है कि भारत के भीतर दिए जाने वाले सभी पुरस्कारों में एकमात्र भारत रत्न पुरस्कार है जो कि एक संवैधानिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यह एक संवैधानिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 को जब आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह अनुच्छेद 18 के तहत जो है आपको दिए जाते हैं। सातके को में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को स्थान दिया गया है तो यहां पर हम आपको लिख देते हैं। पांचवा स्थान अगर देखा जाए भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का कमा स्थान अगर देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री, फिर 6ठा स्थान देखा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद 7वां रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 7वां स्थान पर है राज्यों का मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, इन सभी को 7वां स्थान मिला है और 7 का कमा स्थान मिला है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। फिर इसके बाद अगर 8वां रैंकिंग देखा जाए तो 8वां रैंकिंग मिला है राजदूतों को, राजदूतों को 8वां रैंकिंग मिला है। देखिए भारत का प्रतिनिधित्व विश्व के अलग अलग देशों में करने के लिए, जैसे भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में करने के लिए, रूस में करने के लिए, जर्मनी में करने के लिए राजदूतों की नियुक्ति की जाती है और सामान्य तौर पर राजदूत के तौर पर IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। जो टॉपर IAS IPS अधिकारी होते हैं उन्हें ही राजदूतों के तौर पर नियुक्त किया जाता है और यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो राजदूत होते हैं, राजदूतों को 8वां रैंक प्राप्त होता है। फिर इसके बाद 9वां रैंक की अगर हम लोग बात करें तो जो 9वां रैंक है यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीश है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उन्हें 6ठा रैंक प्राप्त होता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावे जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं
उन्हें वरीयता क्रम में नमा रैंक प्राप्त होता है, 9th नमा रैंक प्राप्त होता है, नमा। फिर इसके बाद 9 का क अगर आप देखेंगे तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और जो आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, इन सभी को 9 का कमा रैंक प्राप्त होता है। फिर आपको 10वां रैंक अगर देखा जाए तो 10वां रैंक राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष और फिर राज्यों के उप मुख्यमंत्री, इन सभी को वरीयता क्रम में 10वां रैंक मिलता है। फिर आपको 11वां रैंक अगर आप देखेंगे तो भारत के महान्यायवादी हो गए। फिर मंत्रिमंडल के सचिव हो गए, इन सभी को जो है 11वां रैंक मिलता है, इन सभी को 11वां रैंक मिलता है। अगर इस 10-11 रैंक तक भी चीजों को अगर आप याद रख लेते हैं तो परीक्षा में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप गौर फरमाएंगे तो जितने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, सब पद आपको 11 रैंक के भीतर ही आ जाता है। चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, या फिर राज्यपाल हो, या फिर मुख्यमंत्री हो, या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी के सभी महत्वपूर्ण पद 11 रैंक तक जो है आपको आ जाता है। आप 11वीं रैंकिंग तक भी चीजों को अगर याद रख लेते हैं तो परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। और इतना ही आपको याद भी रखना है, क्योंकि देखिए हम चार्ट तो दे दिए हैं पूरा बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पूरे चार्ट को याद रखने को लेकर आप ऐसा ना कि 10 तक भी ना याद रख सके। और मुख्य तौर पर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो कभी कताल ही 10-11 से ऊपर जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि रैंकिंग में 10-11 से ऊपर नहीं जाता है, कभी कताल ऊपर जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर पूछा जाता है तो 1 से लेकर 10-11 तक में ही काम आपका चल जाता है, समझ गए। तो 1 से 11 रैंकिंग तक जो है चीजों को आप याद रखिएगा, बाद बाकी नहीं भी याद रखिएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं है। तो 8वां रैंक है राजदूत। फिर 9वां रैंक की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और 9 के कमा रैंक की अगर हम लोग बात करें तो 9 के कमा रैंक पर है यूपीएससी के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, फिर ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 10वां रैंक की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसके बाद 11वां रैंक है भारत के महान्यायवादी। तो इतना जो है आपको रैंकिंग मुख्य तौर पर परीक्षा के लिहाज से याद रखना है, बाद बाकी नहीं भी याद रखेंगे तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगा, समझ गए। तो अब जो है एक बार आप इस वरीयता क्रम को जो है पढ़ लीजिए 1 से लेकर 11 तक, और फिर हम आपको याद करवा देते हैं, और फिर इसके बाद जो है अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे हम लोग। पढ़ लिए हो गुरुजी लोग? आइए बोर्ड पे, आइए याद करते हैं।
वरीयता अनुक्रम कब जारी हुआ है? वरीयता अनुक्रम कब जारी हुआ है? पहला रैंक किसे मिला? पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा, पांचवा, 5 का कमा, 5 का कमा, छठा, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के छठा रैंक किसको किसको मिला है? 7वां रैंक, सातवां रैंक भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को कौन सा रैंक? भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति 8वां रैंक, 8वां रैंक, 9वां रैंक, 9वां रैंक, 9 का कमा रैंक, 9 का कमा रैंक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 9 का कमा रैंक किसको किसको मिला है? 10वां रैंक, 10वां रैंक, 11वां रैंक, 11वां रैंक। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1954 से ना। और कब से कब तक भारत रत्न बंद रहा? 1977 से 1900। दोबारा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1980 में ना। चलिए ठीक है। और कौन भारत रत्न पुरस्कार क्या संवैधानिक पुरस्कार है ना जी? चलिए ठीक है, अब आगे आइए। इस प्रकार इसके बाद तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं होगा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग याद करते हैं कि नहीं हो? हाँ, करते हैं? हाँ, तो करना चाहिए आपको, समझे? नहीं करते हैं, मुंह हिला रही, नहीं करते हैं, ठीक है। करना चाहिए। हमको लगता है हमको ये क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करवाना ही होगा, क्योंकि जिस अनुरूप हम देखते हैं कि जो है हमारे टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 2 का लेवल 3 का 8, 9, 10, चैप्टर नंबर 3 का लेवल 2 का 71, 72, 74 मतलब सब क्वेश्चन डाउटे में आप लोग भेज देते हैं। जानते हैं कभी काल डाउट का जवाब दे पाते हैं, कभी काल नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, आप लोग डाउटे इतना पूछते हैं ना कि डाउट का जवाब देते देते हम पागल हो जाते हैं, और फिर हम जवाब देना छोड़ देते हैं। हाँ, क्या डाउट है? जिसका डाउट है पहले खड़ा हो जाइए, हम सब डाउट क्लियर करेंगे। है इसका डाउट तो किताबें से क्लियर होगा, किताबें मंगाना पड़ेगा, बैग में है। एम लक्ष्मीकांत का बुक लाइब्रेरी में होगा, लाइए तो 7वां एडिशन हमको लगता है होना चाहिए। लेकिन आप लोग डाउट भेजते हैं तो कम से कम नाम लिख करके भेजा कीजिए। अब किसी को लेटर भेजना है, उस पर पता ही नहीं दीजिएगा, अपना नाम ही नहीं दीजिएगा, तो लेटर थोड़े पहुंच पाएगा।
तो हमको लग रहा है, हाँ हम बोल रहे थे, हमको लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर हमको करवाना ही पड़ेगा, समझे। तो रखेंगे शनिवार रविवार को क्लास रखेंगे, ठीक है। सोच रहे हैं रविवार को क्लास रख करके क्वेश्चन आंसर करवाएं, क्या है? काहे रविवार को नहीं पढ़ते हैं आप लोग? रविवार को पढ़ाई से उपवास रहता है और रिवीजन, ओ हाँ रिवीजन भी करना रहता है। हम तो किताबें से लिखे हैं, नोट में हो, हमारे नोट में तो गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी किताब देख लेते हैं। आप लोग डाउट बहुत भेजा करते हैं। तो आइए, छठा एडिशन है जी, छठा एडिशन है, दीजिए। तो रुकिए, किताब लेकर के भी चल जाइएगा, 1 मिनट रुकिए। ऑनलाइन वाले लोग, एगो डाउट आ गया है इन लोग का। आलोचना किसका? जिनका क्वेश्चन है किताब भेज देते, दीजिए पेन दीजिए। तो हमारे नोट में कभी गलती नहीं हो सकता है। जिनका डाउट है, आप नाम नहीं दिए हैं, लीजिए भेज दीजिए। आप ही को ना आया है, आप भेज दीजिए किताब, जल्दी हमको दे दीजिए जिनका डाउट है। हम नहीं देखेंगे, हम इधर मुड़ जाते हैं। देख लीजिए, आप हमको किताब लौटा दीजिए। तो इतना याद हो न गया, आए आगे बढ़े ना, अगले चैप्टर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्या हो गया? आपका डाउट था, देख लिए ना, हो गया ना, संतुष्टि हो न गया। और पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में इस किताब का जोर नहीं, इसी किताब को हम पढ़ के पढ़ाते हैं, इसी किताब को हम पढ़ के पढ़ाते हैं। हमारे नोट में इसी किताब का फैक्ट होगा, और मैगरा हिल पब्लिकेशन का है। और जानते हैं कि पब्लिकेशन का इतना रेपुटेशन है कि अगर बोर्ड कोई आंसर दिया और इस किताब से मैच नहीं कर रहा है, आप इस किताब को पढ़ के गए और इसी किताब के अनुसार आंसर आप मारे, अब बोर्ड कोई दूसरा आंसर दे दिया, तो इस किताब का इतना रेपुटेशन है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के इस किताब को साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हैं। इस किताब का ये रेपुटेशन है, समझे। तो हम यहीं से डाटा देते हैं, तो हमारा गलत नहीं ही होना चाहिए, दूसरे के नोट में ही गलत होगा। ठीक है, देख लिए, संतुष्टि मिल न गया? हाँ चलिए, अब मत भेजिए वो सब, अब अपने पास रखिए जिसके पास है। अब ये दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको किताब इसलिए दिखा दिया, हम अपने मन से बोलते तो उनको संतुष्टि नहीं मिलता, तो इसी वजह से हम जिस किताब से लिखे हैं वही किताब दिखा दिए, समझे। अब आगे आइए, कुछ नहीं था, क्वेश्चन था उसमें एगो। अरे वो क्वेश्चन था कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? एडवर्ड जेनिंग्स ने कहा, यही तो था। ठीक है, चलिए अब आइए, हल्ला नहीं। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, और क्वेश्चन आंसर जो है करवाएंगे हम आपको, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जिस मात्रा में डाउट आ रहा है उस अनुसार हमको लगता है हमको करवाना पड़ेगा, तो करवा देंगे हम आपको क्वेश्चन आंसर। फिलहाल चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर पढ़िए, ठीक है? हैं? और टिक नहीं लगवाए हैं तो पहले पढ़िएगा तब ना टिक लगवाएंगे। पूरा संविधान में, पूरा अभी से लेकर के लास्ट क्लास पॉलिटी के अनुच्छेदे पढ़ाएंगे, और जितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पढ़ा देंगे, उसमें आप अपना टिक लगा लीजिएगा, नहीं तो हम बाद में लगवा देंगे। तो इस चैप्टर को खत्म करने की घोषणा कर देते हैं, ठीक ना? अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र।
संघ एवं राज्य क्षेत्र। चलिए आइए, अब हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, आइए बोर्ड पे देखिए। है हल्ला नहीं, हल्ला काहे कर रहे हैं, शांत रहिए ना, शांत रहिए। संघ एवं राज्य क्षेत्र, देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 1 देता है और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 देता है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहां पर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक को ही पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4, कौन अनुच्छेद क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 को अगर हम लोग देखें तो यह अनुच्छेद यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद हमें मूल तौर पर 2 बात की जानकारी देता है। यह अनुच्छेद हमें मूल तौर पर 2 बात की जानकारी देता है। एक तो यह अनुच्छेद हमें यह जानकारी देता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। भारत का संवैधानिक नाम क्या है, मतलब संविधान में भारत के लिए किन किन नामों का प्रयोग हुआ है। देखिए यूं तो भारत को कई नामों से जाना जाता है। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, भारत को इंडिया भी कहा जाता है, भारत को भारत भी कहा जाता है। तो इन तमाम नामों से अपने देश को जाना जाता है। लेकिन अगर आप संविधान को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, तो भारत के संविधान में या तो भारत के लिए इंडिया शब्द का जिक्र है या भारत के लिए भारत शब्द का जिक्र है। तीसरा किसी भी शब्द का जिक्र संविधान में नहीं है। तीसरा किसी भी शब्द का जिक्र संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। जैसे संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा, संविधान में कहीं भी आर्यावर्त शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा, संविधान में कहीं भी जम्बूद्वीप शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा। तो एक पहला अनुच्छेद हमें यही जानकारी देता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है। और अनुच्छेद 1 दूसरी जानकारी हमें यह देता है कि यह राज्यों का संघ है, यह राज्यों का संघ है। मतलब कई राज्यों को मिलाकर, कई राज्यों को मिलाकर, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण हुआ है, भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। और जैसे एक बात आप थोड़ा सोचिए कि जैसे नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर इत्यादि को मिलाकर मानव
शरीर का निर्माण हुआ है, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। और अगर कोई भी अंग मानव शरीर से अलग हो जाता है तो फिर उसे विकलांग की श्रेणी में हम लोग रख देते हैं, विकलांग मानव की श्रेणी में रख देते हैं। तो एक स्वस्थ मानव हम कब कहेंगे? जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप में स्वस्थ हो, तभी हम उसे स्वस्थ कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। समझिएगा, हम लोग जो है सिर्फ हेल्थ को देखते हैं, समझिएगा, सिर्फ हेल्थ नहीं, मेंटली भी जो है आपको सही रहना पड़ेगा, तभी आप हेल्दी लोगों की श्रेणी में आएंगे। तो कहने का मतलब हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत कई राज्यों का संघ है, भारत कई राज्यों का संघ है। तो कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कुछ भी हो जाए, भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। और भारतीय संघ की अगर हम बात करें तो भारतीय संघ के अंतर्गत भारत के 28 राज्य आते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और अगर भारत सरकार ने किसी क्षेत्र को जीता है तो वह भी भारतीय संघ के अंतर्गत ही आते हैं, वह भी भारतीय संघ के अंतर्गत ही आते हैं। और भारतीय संघ से ना तो किसी राज्य को अलग होने का अधिकार है और भारतीय संघ से ना किसी केंद्र शासित प्रदेश को अलग होने का अधिकार है, ना किसी केंद्र शासित प्रदेश को अलग होने का अधिकार है। भारतीय संघ के अंतर्गत जो 28 राज्य आते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 28 राज्य भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं। और भारतीय संघ के अंतर्गत जो ये 28 राज्य आते हैं, कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में अलग नहीं हो सकता है। इसके बाद जो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर आपको चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, फिर आपको लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी कभी भी किसी भी सूरत में भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। और आपको जो राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया। और एक बात आप जानिए, कहीं भी भारतीय संविधान में संघीय शब्द या संघात्मक शब्द, संघीय शब्द या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कहीं भी भारतीय संविधान में संघीय शब्द या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर संविधान में संघीय शब्द होता या यहीं पर आपको अनुच्छेद 1 में ही अगर संघीय या संघात्मक शब्द होता तो अभी भारत की जैसी राजनीतिक स्थिति है वैसी नहीं होती, फिर भारत की राजनीतिक स्थिति अमेरिका जैसी होती, फिर भारत की राजनीतिक स्थिति अमेरिका जैसी होती। तो भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द
ना ही संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, बल्कि भारत के संविधान में हर जगह राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जाता है, आप क्वेश्चन होगा इसमें, आप देखिएगा भारत क्या है, तो उसका उत्तर होगा राज्यों का संघ। भारत क्या है, उसका उत्तर होगा राज्यों का संघ। क्वेश्चन में होगा, निश्चित तौर पर होगा, और यह परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 और फिर अनुच्छेद 3। तो पहले अनुच्छेद 2 को जानेंगे, उसके बाद अनुच्छेद 3 को। लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए, एक बात आप जानिए, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 2 में भी मिलेगा और अनुच्छेद 3 में भी मिलेगा। वो बात यह है कि जैसे अपना देश भारत है, मान लिया जाए कि भारत के भीतर किसी नए राज्यों को प्रवेश दिलाना है, किसी नए भूभाग को प्रवेश दिलाना है, किसी नए क्षेत्र को प्रवेश दिलाना है। मान लिया जाए तिब्बत, तिब्बत भारत के उत्तर में ये तिब्बत है। तिब्बत विवादित क्षेत्र है, तिब्बत विवादित क्षेत्र है। यूं तो वर्तमान में तिब्बत पर चीन का अधिकार है, चीन का अधिकार है। मान लिया जाए भारत तिब्बत को जीतकर भारतीय संघराज्य क्षेत्र में प्रवेश दिलाना चाहता है। भारत अगर तिब्बत को जीतकर तिब्बत को भारतीय संघराज्य क्षेत्र में प्रवेश दिलाना चाहता है, तो यह काम भारत की संसद करेगा, यह काम भारत की संसद करेगा। और भारत की संसद यह काम साधारण बहुमत के आधार पर करेगा, साधारण बहुमत के आधार पर करेगा। दूसरी बात, आपको मान लिया जाए भारत है, भारत में 28 राज्य है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में भी। अभी हाल फिलहाल में जब 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और इस परिणाम में बीजेपी को जब कम सीट मिला, तो अंदर खाने यह चर्चा चलने लगी, और यह चर्चा अभी चल भी रहा है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश को 2 या 3 राज्यों में विखंडित कर दिया जाए, 2 या 3 राज्यों में विखंडित कर दिया जाए। यह चर्चाएं चली है। तो अब अगर मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश विखंडित होता है 2 भागों में, तो एक नया राज्य बनेगा, हां या ना? बनेगा। तो एक नया राज्य बनेगा। तो भारत के भीतर अगर किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्य का निर्माण किया जाता है, तो नए राज्य का निर्माण करने में भी अहम भूमिका होती है भारत की संसद की। और भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर ही नए राज्यों का निर्माण करने का काम करती है। अब तीसरी बात, मान लिया जाए कि भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है, भारत का किसी क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है। जैसे भारत ने
बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को दिया। जैसे भारत ने 2015 ईस्वी में बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता करते हुए भारत के कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया। तो अगर भारत के किसी भूभाग को दूसरे देश को देना है तो यह काम भी करता है भारत की संसद ही, भारत की संसद ही। लेकिन यह काम भारत की संसद साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत से करता है। और संविधान संशोधन के तहत भारत किसी क्षेत्र को, भारत अपने किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकता है, जैसा कि पहले के दिनों में भारत ने किया भी है। जैसे भारत ने बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को दिया है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से इस बात को हम बता रहे हैं, देखिए अगर किसी नए क्षेत्र को, किसी नए राज्य को भारत में प्रवेश दिलाना है तो किसी नए क्षेत्र को या किसी नए राज्य को भारत में प्रवेश दिलाना है तो वह काम करेगा भारत की संसद और साधारण बहुमत के आधार पर। दूसरी बात, भारत के भीतर किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन करना है, यह काम भी भारत की संसद ही करेगा और यह काम भी भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर ही करता है। तीसरी बात, अगर भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है तो यह काम भी करता है भारत की संसद ही, लेकिन यह संविधान संशोधन के जरिए करता है, संविधान संशोधन के जरिए करता है। यानी कुल मिलाकर भारतीय संघराज्य क्षेत्र में, कुल मिलाकर भारतीय संघराज्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारतीय संघराज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को होता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को होता है। यह बात हम आपको बतलाना चाह रहे थे, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप क्वेश्चन पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि भारत में राज्यों को लेकर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार किसे है, तो भारत की संसद को है। कुछ गया है दिमाग में? अब आइए, अब समझते हैं आगे। सबसे पहली बात हम लोग यह समझते हैं कि अनुच्छेद 2 कहता क्या है। देखिए, अनुच्छेद 2 में मूल तौर पर क्या है समझिएगा। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश भारत की संसद के द्वारा करवाया जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश भारत की संसद के द्वारा करवाया जाएगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 2। जैसे सिक्किम यहां पर आएंगे तो सिक्किम है। सिक्किम पहले अपने आप में एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम पहले अपने आप में एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम को भारत में प्रवेश दिलाया गया और सिक्किम को जो भारत में प्रवेश दिलाया गया, भारत की संसद ने दिलाया। दूसरी बात, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वह इलाका जो पाकिस्तान के अधीन है, अगर उसी को भारत की सेना जीत लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है
सिर्फ भारत की सेना को जीत लेने मात्र और उस पर कब्जा कर लेने मात्र से, उस पर कब्जा कर लेने मात्र से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाके पर भारत का अधिकार नहीं हो जाएगा, बल्कि भारत की संसद को उसको लेकर साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा। साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा और भारत की संसद साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है, तत्पश्चात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका जो है आपको भारत का अंग बन जाएगा। जैसे आपको अगर आप सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम को तो शामिल कर लिया गया। कुल मिलाकर के हम आपको अनुच्छेद 2 के जरिए यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि भारत के भीतर किसी भी क्षेत्र को प्रवेश जो दिलाया जाता है वह संसद दिलाता है और साधारण बहुमत के आधार पर। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत करता है भारत की संसद। भारत की संसद मतलब कहने का यह है कि जैसे मान लिया जाए बिहार का विभाजन कर झारखंड नामक नए राज्य का गठन हुआ, तो झारखंड का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। दूसरा, उड़ीसा का नाम बदलकर जो ओडिशा हुआ है वह भी अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। तीसरा, आपको आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। 2019 में जब केंद्र में दूसरी बार पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार बनी, तो केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने हेतु और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करने हेतु अगस्त 2019 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया और यह विधेयक केंद्र की मोदी सरकार अनुच्छेद 3 के तहत ही लाए थे और फिर अनुच्छेद 3 के तहत ही जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया और दोनों के सीमा में, दोनों का सीमा निर्धारित कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। जम्मू कश्मीर का एक सीमा और लद्दाख का दूसरा सीमा जो है आपको निर्धारित किया गया। जब जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाए गए, तो जम्मू कश्मीर के सीमा निर्धारित कर दिए गए, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कम हो गया। तो ये जो काम हुआ है ये काम आपको अनुच्छेद 3 के तहत ही हुए हैं। सीधे तौर पर आप इस बात को याद रखिएगा, भारत के भीतर भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसके भीतर भारत में किसी भी प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं, एक राज्य को विभाजित कर दूसरा नया राज्य बना दिया जाता है, किसी राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है,
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है, ये सब काम होता है अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 3 के तहत ये सब काम करता है भारत की संसद, भारत की संसद। और आपको आगे एक चीज और जानिए कि आप जानते होंगे कि पहले 26 जनवरी 2020 से पहले, 26 जनवरी 2020 से पहले दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया है। तो दोनों को जो एक किया गया है, यह भी अनुच्छेद 3 के तहत ही हुए हैं, यह भी अनुच्छेद 3 के तहत ही हुए हैं। अब देखिएगा, यहां पर एक बात जानना आपके लिए जरूरी है कि भारत के भीतर किसी भी नए राज्य का निर्माण कैसे हो जाता है। भारत के भीतर किसी भी नए राज्य का निर्माण कैसे हो जाता है, मतलब बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन कैसे हो गया, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कैसे हो गया, मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हो गया, या जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा कैसे छीन लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, देश के भीतर जो आंतरिक मामले होते हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामला हो, चाहे आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामला हो, उन सभी के लिए जिम्मेदार होता है देश का गृह मंत्रालय, देश का गृह मंत्रालय। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कांड हुआ है जिसमें 100 से अधिक भोले भाले लोग मारे गए, और उसमें 121 के आसपास लोग संभवतः मारे गए हैं, वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और 121 में अधिकतर महिला ही मारी गई, 100 के आसपास महिला है, 100 के आसपास महिला, समझे। देखिए, हम लोग जो है ना, धर्म को धर्म नहीं रहने दिए हैं, धर्म को पाखंड का एक अड्डा बना दिए हैं, समझे। तो उस बाबा के विषय में विशेष तो जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी सोशल मीडिया से मिला है कि मतलब उसके चरण को छू लेने से चमत्कार हो जाता है। तो इतना चमत्कारी था, लोगों को मरने से बचा लेता, तब ना हुआ चमत्कारी। और देखिए, वो बाबा का जो स्लोगन है, मानव सेवा ही धर्म है, यही स्लोगन है वो बाबा का। देखिए, स्लोगन तो बहुत बढ़िया है, समझे, लेकिन पता नहीं जो भी है सही नहीं हुआ है। देखिए, एक अवस्था आने पर मृत्यु होता है तो ठीक है, जाएगा तो हर कोई, लेकिन समय से, समझे। तो समय से पहले जाने के बाद जो है घर का सब चीज खत्म हो जाता है, एक प्रकार से कहिए तो। एक परिवार बिना पिता का भी अधूरा है और बिना मां का भी अधूरा है, समझे। तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन इस प्रकार का चीज नहीं होना चाहिए। अब हो गया है, होने दीजिए। अब आगे आइए, आप समझिए। जैसे हाथरस में जो कांड हुआ है, उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार किसको ठहराएगा? गृह मंत्रालय को। योगी जी को तो ठहराएगा ही ठहराएगा, योगी जी के राज में हुआ है तो निश्चित तौर पर ठहराएगा, लेकिन गृह मंत्रालय भी जिम्मेवार है। देश के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले गृह मंत्रालय के अधीन ही आते हैं।
और यही वजह है, अगर देश के भीतर राज्यों को लेकर कोई भी परिवर्तन करने हैं, अर्थात एक राज्य को विभाजित कर दूसरा कोई नया राज्य बनाना है, एक राज्य को विभाजित कर दूसरा कोई नया राज्य बनाना है, जैसे उत्तर प्रदेश का विभाजन कर ही एक नया राज्य बनाना है, तो सबसे पहले नया राज्य बनाने को लेकर विधेयक तैयार किया जाएगा। विधेयक तैयार किया जाएगा और नया राज्य बनाने को लेकर विधेयक तैयार करेगा भारत सरकार का गृह मंत्रालय। भारत सरकार का गृह मंत्रालय। तो किसी भी नए राज्य के निर्माण को लेकर सबसे पहले तैयार होता है विधेयक। सबसे पहले क्या तैयार होता है? विधेयक। सबसे पहले विधेयक तैयार होता है और राज्यों के निर्माण को लेकर विधेयक तैयार करता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय। और यह विधेयक तैयार होने के बाद सीधे संसद के सदनों में नहीं जाता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में नहीं जाता है, बल्कि यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को जब पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आखिरकार किस राज्य का विभाजन होना है और कौन नया राज्य बनना है। जब राष्ट्रपति को पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना है और एक नया राज्य बनना है, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को वर्तमान के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पास भेजेगा। वर्तमान के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पास भेजेगा। और इसका मतलब यह हुआ, राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया है, राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य के विधान सभा को भेजेगा जिस राज्य का विभाजन होकर के नए राज्य का निर्माण होना है। और राज्य के विधानसभा को उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन का समय दिया जाता है सामान्य तौर पर 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन के भीतर अगर राज्य की विधानसभा स्वीकार कर लिया, ठीक है, नहीं स्वीकार किया तब पर भी ठीक है, नहीं स्वीकार किया तब पर भी ठीक है, तब पर भी ठीक है। फिर से यह विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देता है और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो राष्ट्रपति के मंजूरी देने के बाद, राष्ट्रपति के मंजूरी देने के बाद उस विधेयक को संसद के सदनों में रखा जाता है। संसद के सदनों में रखा जाता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। और यहां पर यह जरूरी नहीं है कि यह विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा और यह भी जरूरी नहीं है कि यह विधेयक पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा। यह कोई जरूरी नहीं है। यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है या पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है। जिस भी सदन में यह विधेयक रखा जाएगा
सबसे पहले विधेयक को वह सदन पारित करेगा और नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। मतलब जो है आपको अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर नया राज्य बनना है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद संसद के सदनों के अंतर्गत मान लिया जाए राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा को उसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा और जब राज्यसभा उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देगा तत्पश्चात वह विधेयक जाएगा लोकसभा के पास। लोकसभा को भी उसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा और जब लोकसभा भी उसे साधारण बहुमत से पारित कर देगा तत्पश्चात यह जाएगा राष्ट्रपति के पास और जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य इसलिए है क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया हुआ होता है। तो नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आए हुए होते हैं। यही वजह है कि उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं और फिर जैसे ही राष्ट्रपति का अनुमति मिल जाता है वैसे ही नए राज्य का निर्माण हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति का अनुमति मिल जाता है वैसे ही नए राज्य का निर्माण हो जाता है। यहां पर एक बात गौर करने वाली है और जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि किसी राज्य का विभाजित होकर नए राज्य के बनने में वर्तमान राज्य की भूमिका नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। मतलब एग्जाम्पल यह है, अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन कर नया राज्य बनाया जाना है तो उसमें वर्तमान के उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का भूमिका नगण्य है, भूमिका नगण्य है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। नए राज्य का निर्माण करना संसद के हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है, संसद के हाथ में है। इस बात पे गौर करना है। तो ये जो है अभी जो हमने आपको बतलाया है ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया है। और अगर भारत की संसद चाह ले तो किसी भी राज्य को विभाजित किया जा सकता है। जैसे जब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन किया जा रहा था तो आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा थी उस समय की काफी विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद जब आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर के तेलंगाना का गठन किया जा रहा था तो संसद भवन में मिर्ची वाला जो स्प्रे होता वो सब छीटा गया था, मतलब विवाद खड़ा करने के लिए। लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना बनकर रहा। जैसे जब बिहार का विभाजन होना था और झारखंड बनना था तो उस समय लालू जी का राज था बिहार में 2000 ईस्वी के आसपास, तो वो सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए गांधी जी जो नारा दिए थे, गांधी जी के तर्ज पर ही लालू यादव नारा दिए थे, झारखंड का विभाजन, बिहार का विभाजन हमारी लाश पर होगा, बिहार का विभाजन हमारी लाश पर होगा। जबकि वो पढ़े लिखे हैं और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस ही उनका विषय रहा है। उनको पता था ये बात कि हम कुछो कर ले बिहार का विभाजन तो हो कर रहेगा, लेकिन एक सिंपैथी लेने के लिए लोगों से यह नारा जो है उनके द्वारा दिया गया था। तो नए राज्य के बनने में संसद की भूमिका होती है
राज्य के विधानमंडल की भूमिका नगण्य होती है, राज्य के विधानमंडल की भूमिका नगण्य होती है। और नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। समझ गए? इसके बाद आगे है अनुच्छेद 4। लेकिन अनुच्छेद 4 बताने से पहले एक बात, परीक्षा के लिहाज से जो अभी बताए हैं उसमें परीक्षा के लिहाज से जो जरूरी है, जैसे पूछा जाता है निम्न में कौन ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है या पूर्व अनुमति से नहीं आता है, तो नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक जो होते हैं यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। और दूसरी बात, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आते हैं, इसी वजह से इस पर मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। तो ये जो दो बात है। और तीसरी बात, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही रखा जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में ही रखा जाए। इन बातों को क्लियर कट वे में आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 क्या कहता है समझिएगा आप। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? तो इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होते हैं वह साधारण बहुमत के आधार पर होता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होते हैं वह साधारण बहुमत के आधार पर होता है। यही वजह है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हुए परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यही बात कहता है अनुच्छेद 4। यही बात कहता है अनुच्छेद 4। समझे? चलिए आइए, तो अब यहां तक चीजों को सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या विचार? ठीक है ना विचार? बताइए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत क्या है? भारत क्या है? अच्छा, क्या भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार है? नहीं ना है। और भारतीय संघ के अंतर्गत 28 राज्य आता है, 8 केंद्र शासित प्रदेश आता है। आता है ना ये सब? ठीक है, ये सब आता है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि नए राज्यों को भारत में प्रवेश कौन दिलाता है? भारत की। अच्छा, नए राज्यों को भारत में प्रवेश भारत की संसद कौन अनुच्छेद के तहत दिला? कौन अनुच्छेद के तहत? तो नए राज्यों को भारत में प्रवेश कौन दिलाता है? भारत की संसद। कौन अनुच्छेद के तहत? अच्छा, किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का निर्माण कौन अनुच्छेद के तहत है? कौन करता है? कौन करता है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कौन अनुच्छेद के तहत? सीमा में परिवर्तन कौन करता है? ये सब काम भारत की। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाले परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे? अनुच्छेद। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में किस अनुच्छेद के तहत बांट दिया? कौन अनुच्छेद? 3। इसके बाद जैसे दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप दोनों को मर्ज कर दिया गया है, कौन अनुच्छेद के तहत?
अनुच्छेद 3। अच्छा एक बात बताइएगा, नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक क्या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है? हाँ या ना? लाया जाता है ना? तो नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। दूसरी बात बताइएगा, नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक सबसे पहले कौन सदन में रखा जाता? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में ना आए? तो नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक को सबसे पहले कौन सदन में रखा जाए? किसी भी सदन में ना, किसी भी सदन में ना। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है? बाध्य है ना? क्यों बाध्य है? क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया है। क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व, तो नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के, समझे बात को? अनुच्छेद 4 तक जो है अब आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए, बायोलॉजी में कौन चैप्टर चल रहा है जी? आज खत्म हो जाएगा? खत्म हो गया? आज से 8 शुरू होगा। आज से 8 ना शुरू होगा, 8 ना शुरू होगा। छोटा चैप्टर है या बड़ा? बड़ा चैप्टर है, हैं? बड़ा चैप्टर है। नहीं, हम अपना रात में क्लियर कर लेंगे। बिट्टू सर के चक्कर में जो है पिछली बार अथी का क्लास नहीं हो पाया था, करेंट का। अच्छा हम अपना बात कर लेंगे, छोड़िए आप लोग। पलटिए तो पलटिए ना, हम बता देंगे क्या दिन का है। पलटिए पलटिए। है तो 2 दिन का, हो सकता है 3 दिन लग जाए। 3 दिन। अच्छा ठीक है। तो कल जो है, पिछला शनिवार जो है मेन बारिश था, बारिश बहुत जोर से हो रहा था। उसी टाइम में 3 बजे मेन बारिश हो रहा था। लेकिन इस शनिवार हम आज राते में क्लियर कर लेंगे। अगर सर कल क्लास नहीं लेंगे, सर बोले थे कि पिछले शनिवार को हम क्लास लेंगे, तो हमारे दिमाग में ही था कि जो है हमको तो 5 बजे से लेना है, तो हम भी कहीं निकल गए थे, तो उस चक्कर में जो है क्लास नहीं हो पाया आपका। लेकिन कल ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब होमवर्क क्या दिए थे बताइए? हाँ, पॉलिटी ना दिए थे। अब सुनिए, अगला जो होमवर्क है आपका, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव तक होने गया है, होने गया है। 7 में कितना क्वेश्चन है देखिए तो? 119, 147, 127, 127, 129, 150 है। सबके नोट में अलग अलग है हो। एक 129। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने तो 1 दिन में कर लीजिएगा या 2 दिन में? ऐसे भी तो बीच में रविवार न है, तो कल शनिवार है, परसों रविवार है, पूरा दे देते हैं, सोमवार को पूछेंगे। होमवर्क अगला सुनिए, अल्लाह ने होमवर्क अगला सुनिए, अगला होमवर्क सुनिए सब लोग। अगला होमवर्क है, ऑब्जेक्टिव अपलोड होता है ना एप्लीकेशन पे? हाँ, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव कर लेना है। करते हैं आप लोग? कितने लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं? हाथ उठाइए। करते हैं लोग? तब तो आप लोग सुंदर आदमी हैं हो। चलिए,
तो होमवर्क दे दिए हैं, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव करके आना है सोमवार को। सोमवार के लिए यही होमवर्क है। दीजिए तो होमवर्क दीजिए, कल का पूछते हैं। पूछ रहे हैं होमवर्क अब, दीजिए। हे लड़का लोग, हे टकलू आइए तो। अच्छा रुकिए ना, पूछेंगे। हे टकलू आइए, लड़की के पीछे। हाँ आइए। हे हल्ला काय कर रहे हैं? बताइए, इधर आइए ना और थोड़ा सा नजदीक। नगर पालिका भारतीय संविधान के कौन भाग में है? शांत रहिए। नौका क या ख? ख, खरगोश वाला ख। कौआ वाला क। आप ख बोले हैं, ख न बोले हैं आप, ख बोला है, खरगोश वाला ख बोला है। गलत है। लोक सेवा आयोग को लेकर प्रावधान कौन भाग में है? बताइए, कल न बताए। देखिए, इस सब क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा, शोभा देता है। काहे भूल गए? खाना भूलते हैं? भागिए। ए लड़की, ए लड़की, खड़ी होइए। नहीं उधर। हाँ बताइए। दसवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? नवीं अनुसूची पहला। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73। 12वीं, बैठ जाइए। हे लड़की, खड़ी होइए। उधर उधर। हाँ। नेपाली मणिपुरी कोंकणी को किस संविधान संशोधन के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 71वां बोले हैं? क्या बोल रहे हैं? 71वां है? मैथिली डोगरी बोडो संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत है? मैथिली डोगरी बोडो संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वां है? बैठिए। ए लड़की, काला दुपट्टा। अरे काला, हाँ हाँ। तीसरी अनुसूची, इधर इधर मुंह इधर कीजिए। ठीक है, यहाँ आइए, इधर यहाँ। तीसरी अनुसूची किन 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में नहीं बतलाता है? तीसरी अनुसूची किन 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में नहीं बतलाता है? हाँ हाँ। और इस सब का शपथ ग्रहण का जिक्र कहां है? कहां है? अनुच्छेद में है। जाइए आगे। आगे। यही लड़की, खड़ी होइए तो। उधर खड़ी होइए जी, आप ही बोल रहे हैं। हाँ, अरे इसको हाँ खड़ी हो। हाँ हाँ ठीक है, जोर से बोलिए, कुछ भी बोलिए, नहीं तो इधर आइए। शांत रहिए, आप लोग क्वेश्चन पूछने दीजिए। हम पढ़ाते जा रहे हैं, ये सब याद नहीं रखेगी तो कैसे होगा?
तब तक आप उठिए। कौन यह कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? कौन कहा है ये? क्वेश्चन सुने हैं? फिर से सुनिए। किसने यह कहा है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कौन दिया है? कौन दिया है ये स्टेटमेंट? भीमराव अंबेडकर। आपसे बढ़िया यही ना है। काहे आप आगे आगे में बैठती है ना? भुस्कुलवी है, एक नंबर की भुस्कुलवी, प्योर बरदराज। जाइए आप, चलिए। हे लड़की, हे खड़ी होइए तो आप बैठ जाइए। प्योर बरदराज है, हम क्या कर सकते हैं। प्रस्ताव सॉरी, भारत में कैसा समाजवाद है? आए? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ी होइए। शर्ट, हाँ नहीं, हाँ बताइए। संविधान के प्रस्तावना को लेकर किसने यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? के.एम. मुंशी। मारेंगे नहीं एक झापर, मुंह टूट जाएगा। के.एम. मुंशी पढ़ती उड़ती ना है जी? हे खड़ी होइए। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनीय बतलाया? एकदम पृथ्वी पर का बोझ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हे लड़की, उधर खड़ी होइए, खड़ी होइए उधर। हे गोड़की मुंह, खड़ी होइए ना जी। अरे आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? एकदम नीलवटे सन्नाटा, मुंह से आवाजों तक नहीं निकलता है। पढ़ती उड़ती नहीं है जी? है? पढ़ा उड़ा कीजिए आप लोग। हे लड़की, हे शर्ट, खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, अरे उधर आप तो शर्ट पहने हैं आप तो ये ने पता है क्या पहने हैं? सलवार सूट पहनी हुई है, शर्ट वाली को खड़ा किए तो ये खड़ा हो गई है। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। आप शर्ट कहाँ पहने हुए हैं? बैठिए। अच्छा रुकिए न, पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे, बोलिए। प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता की बात है? शांत रहिए आप लोग। कौन कौन? कितने न्याय की बात है? कौन कौन? ठीक है, कौन कौन आप बोलिए। शर्म होता है कि शर्म को घोर के पी गए हैं? स्वतंत्रता 5 गो है, कौन कौन है? शांत रहिए, खड़ी हुई है। अब आप बताइए, प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग, भारत को, उसके बाद जो 5 शब्द है उसको क्रमवार तरीका से बोलिए। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। पढ़ते उड़ते नहीं है जी? पढ़ा लिखा कीजिए आप लोग, समझ गए? नहीं तो मार फट्टा से हम ठीक कर देंगे। बैठ जाइए। एकदम सब पृथ्वी पर का बोझ सब है।
लीजिए, चलिए मिलते हैं कल। होमवर्क तो दे ही दिए हैं।